अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और सबसे पहले तो आपने देखने वालों को और इस वक्त जो हमें सब सुन रहे हैं हमारे पसंद करने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। एक नया दिन है, एक नई सुबह है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, बल्कि एक नया हफ्ता है जिसमें हम एंटर हो चुके हैं और नए गोल्स हम लोगों ने आज अपने सेट भी करने हैं ताकि हम आगे अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, इवन दो कि अपनी ये जो डेली रूटीन होती है ना, इसमें भरपूर तरीके से जो है वो कामयाब हो सके। तो जनाब कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों को अलाइन कर लेना चाहिए। बेतरतीब वैसे भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, अपनी ज़िंदगी को भी तरतीब करना बेहतर होता है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो तरतीब में लेकर आ सकते हैं। और कल क्योंकि छुट्टी थी, वीकेंड था, हमने भी बड़े अच्छे तरीके से उसको एंजॉय किया। आपने भी अपने वीकेंड को, अपनी छुट्टी को एंजॉय किया होगा खूब, सबके साथ जो है वो खुशगवार तरीके से अपनी छुट्टी गुजारी होगी, घर वालों को टाइम दिया होगा, अपने आप को टाइम दिया होगा, और वो तमाम तर काम जो हम लोग डिले कर देते हैं और वीकेंड पे छोड़ देते हैं वो भी आप लोगों ने सर अंजाम दिए होंगे। मगर इसके लिए ना मैं कहती हूँ कि जो ज़िंदगी हम लोग गुजारते हैं ना, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ना कोई भी अमली कदम नहीं उठाते हैं। अच्छे वक्त के इंतज़ार में हम लोग ना अपना बहुत सारा ऐसा वक्त या अच्छा वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। एक तो हमारे मुल्की हालात भी आप लोगों के सामने है कि उनमें रहना यकीनी तौर पर किसी भी चैलेंज से कम नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए जो है, इसमें ही खुशी का रास्ता हमें हमेशा ढूंढना चाहिए। क्योंकि फजूल खर्ची और दिखावे की बजाय हम अगर अपनी ज़िंदगियों को मुतवाज़न रास्ते पर लेकर चल सकते हैं ना, इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हम अपनी रोज़मर्रा के मामूल को तरतीब में लाएं, अलाइन करें। इनमें तरतीब होगी तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ जो हमें मुश्किल नज़र आ रहा होगा वो भी आसान होता चला जाएगा। क्योंकि आप जब अपने फ़ैसले वक्त से अंजाम देंगे तो रास्ते भी खुद ब खुद बनते जाएंगे। और मिसाल के तौर पर एक चीज़ आपके सामने शेयर करूँगी कि जिस तरह हम किसी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अगर बेतरतीबी से बजाएंगे तो वो सिवाय शोर के कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन अगर एक तरतीब, एक धुन से उसे हम बजाएंगे तो वही जो शोर होगा वो एक खूबसूरत धुनों की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और इसी तरह अगर हम अपनी बेहंगम ज़िंदगी को एक तरतीब में लाएंगे, अपने रोज़मर्रा के उमूर को एक शेड्यूल के मुताबिक लेकर चलेंगे, तो हज़ारहा मुश्किलात और हालात की सख्तियों की बावजूद हम अपनी ज़िंदगी को ना एक ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी खूबसूरत महसूस भी हो सकती है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ अलाइन करके, उसको शेड्यूल करके नहीं कर रहे होते हैं। हमारे दिमाग में जो जो चीज़ें आ रही होती हैं हम लोग उन चीज़ों को कर रहे होते हैं, सर अंजाम दे रहे होते हैं उन कामों को। लेकिन जब हम एक अपनी शेड्यूल को, या कह लें कि अपने गोल्स को, वो वन डे का गोल भी हो सकता है, वो 2 डेज़ का भी हो सकता है, वो पूरे हफ्ते का हो सकता है, पूरे महीने का, छोटे छोटे गोल्स होते हैं। और जब आप उन्हें लिख लेंगे तरतीब में और उन्हें तरतीब में ही करना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी अपने लिए भी आसानी हो जाएगी। बिकॉज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में मौजूद होती हैं, जो हमें पता होता है कि हमने ये लाजमी करनी है, लेकिन एंड टाइम पे हम लोग भूल जाते हैं वो, और फिर बाद में कभी आके याद आता है कि यार हमने तो वो काम करना था और उस टाइम पे करना था, अब तो उसका टाइम गुजर गया है। तो इसलिए अपनी चीज़ों को तरतीब में लेकर आना और ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप चीज़ें लिख लेते हैं ना, मेरे ख्याल से तो वो आपके जहन नशीन हो जाती हैं और आपको भी पता होता है कि अच्छा मैंने ये सारी लिस्ट की हुई हैं चीज़ें, तो मैंने ये सारी करनी है। तो इसलिए हफ्ते का आगाज़ हो चुका है, नया दिन है, तो पूरे एक हफ्ते का मेरे ख्याल से आप लोग आज अपना एक चार्ट तैयार करें, अपना एक स्केड्यूल बनाएं कि आपने पूरा हफ्ता क्या क्या करना है। अगर हफ्ते का नहीं तो आज पूरे दिन का कर लें कि आज हमने सुबह उठ के नाश्ता किया है, दोपहर को क्या करना है, उसके बाद अपनी चीज़ें किस तरह तरतीब देनी है, जो काम हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हैं उन्हें फर्स्ट टॉप 5 लिस्ट में डालें और उसके बाद उनको सर अंजाम दें। तो देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली तरतीब में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम अपना स्टार्ट लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो बड़ी चीज़ें जो हमें मुश्किल लग रही होती हैं वो भी हमें आसान लगना शुरू हो जाती है। क्योंकि फिर हमें उनसे लड़ना, उनको टैकल करना आ जाता है कि हमने उनको किस तरह लेकर चलना है, किस तरह उनका मुकाबला करना है, किस तरह उनका सोल्यूशन ढूंढना है। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, सिर्फ
उसको देखने की, उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभार हमारे जहनों में इतनी फ्रस्ट्रेशन चल रही होती है, इतने ख्यालात चल रहे होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हाँ, अगर एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसलिए रिलैक्स होके और इन तमाम तर चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत होती है, प्रॉब्लम्स को और उनको उनकी तशख़ीस करके, जिसे डॉक्टर कहते हैं ना कि किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी बीमारी की तशख़ीस करके ही बताया जा सकता है कि इसके लिए हमें क्या दवाई खानी है। तो इसलिए उस प्रॉब्लम की तशख़ीस करें, उसको देखें कि इसके हवाले से हमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, अपने अंदर चेंज करने की क्या ज़रूरत है और ओवरऑल उसके हवाले से इम्पैक्ट क्या आएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि नया हफ्ता है और नए अज़्म के साथ ही हमें आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि आप भी कामयाब हों और हम भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी से ये सफ़र जो है वो तय करते चले। कहते हैं कि सेहत इंसान के लिए ना दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होती है, और अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना, तो अपनी चीज़ों में और अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो उनको दुरुस्त करना लाजमी होता है। तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे कि हम अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके ना आप एक भरपूर और सेहतमंद जो है ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इस हवाले से एक योगा सेगमेंट है हमारे साथ, जिसमें योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज वो हमें बताने वाले हैं योगा फॉर डायबिटीज़। तो आज के टिप्स जो हैं योगा के वो उनसे ले लेते हैं। जी योगी साहब बताइएगा। आज हम डायबिटीज़ के हवाले से जो है वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। डायबिटीज़ का इशू भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन हर तीसरे बंदे को डायबिटीज़ है। इसका ताल्लुक़ जो है वो जहनी स्ट्रेस के साथ है। जिन दिनों में आप रिलैक्स होते हैं, मेंटली रिलैक्स होते हैं, उन दिनों में आपको शुगर लेवल बहुत कंट्रोल में मिलता है, और जिन दिनों में आप परेशान होते हैं, कोई ओवर स्ट्रेस होते हैं, कोई मसरूफियत ज़्यादा होती है, मेंटली कुछ काम का बर्डन होता है, उन दिनों में आपका जो है वो शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो है वो कुछ चीज़ों को एहतियात की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ ब्रीदिंग्स करनी पड़ेंगी, और कुछ हमें जो है क्रिया और कुछ हमें एक्सरसाइजेस की तरफ आना पड़ेगा। तो कोई मुश्किल नहीं, आप अगर इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन आप अभी जारी रखिएगा, लेकिन साथ में आप योगा ज़रूर कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद आपको जो है वो इंसुलिन के लेवल को कम करना पड़ेगा, पॉइंट्स को कम करना पड़ेगा, और टैबलेट्स अगर आप लेते हैं तो आपको टैबलेट्स भी छोड़नी पड़ जाएगी। ये इतनी आजमूदा टेक्निक है, इतनी बेहतरीन टेक्निक है। योगा सदियों से जो है इस चीज़ पे जो है वो काम कर रहा है, बात कर रहा है कि आप अपने ब्लड में जो है शुगर लेवल नॉर्मल करने के लिए, रखने के लिए योगा आपको क्या हेल्प कर सकता है। आज हम इसके ऊपर पूरी डिटेल से बात करेंगे। शुगर जो है वो अगर आपकी बढ़ जाती है तो आपने करना ये है कि स्ट्रेस कम करना है। आप अगर इस चीज़ को समझ लें कि जो जहनी डिस्टर्ब लोग होते हैं, जो जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, उस वक़्त का शुगर का बढ़ना, तो क्यों ना हम अपने आप को पहले रिलैक्सेशन की टेक्निक को समझें कि अपने दिमाग को रिलैक्स कैसे करना है। गम किसके साथ नहीं है, दुख किसके साथ नहीं है, परेशान कौन नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको दुख, परेशानी, गम ना हो। तो इसके साथ ज़िंदगी को पुरसुकून करने की कुछ टेक्निक्स हैं। हमें उन लम्हों को याद रखना है जो बड़े खूबसूरत थे, उन लोगों के, उन बातों को याद रखना है जो बड़ी खुशगवार थीं। हर इंसान ने आपके साथ अगर कोई बुरा किया है तो किसी वक्त उसने अच्छा भी किया है। हम उन अच्छे लम्हात को क्यों नहीं याद रखते, हम उन अच्छी बातों को क्यों नहीं याद रखते। इस वजह से हम परेशान हैं कि हम हर वक्त एक्सपेक्टेशंस हमारी जो है वो पॉजिटिव रहती हैं लोगों के लिए कि हमें कोई हमारे लिए अच्छा करे। हम कितना अच्छा करते हैं, हमें ये भी सोचना होगा, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, हम किसी के साथ कितना पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं। तो हम रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। रिलैक्सेशन का ताल्लुक़ इंसान की सेटिस्फेक्शन के साथ है, इंसान कितना सेटिस्फाई है मौजूदा नेमतों के साथ। अगर आप मौजूदा नेमतों के साथ सेटिस्फेक्शन के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो पुरसुकून रहते हैं। आपको हवस है चीज़ों का, लोगों का, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में खो जाते हैं, तो आप सेटिस्फेक्शन की तलाश करें। सेटिस्फेक्शन आपकी जो है वो रिलैक्सेशन आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो सेटिस्फेक्शन क्या है, आप मौजूदा नेमतों पे शुक्र अदा करें। जब इंसान मौजूदा नेमतों पे शुक्र अदा करता है तो नेमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आज हमें जो नेमतों की कमी महसूस होती है, हम शुक्र अदा नहीं कर रहे। हमें अपनी हर चीज़ का शुक्र अदा करना है, अपने जिस्म का शुक्र अदा करना है। आप उनसे पूछिए जिनकी एक उंगली नहीं है, पूरा हाथ नहीं है, बाजू नहीं है,
अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको पूरे जिस्म के साथ ज़िंदा रखा हुआ है। इससे बड़ा और शुक्र क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। आप सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। तो योगा हमारी शुगर कंट्रोल करने के लिए कैसे किया जाए? योगा में आपको जो है वो एक कपालभाति करनी है, सांस को झटके से निकालना है। आप अगर क्रिया करते हैं ये वाला, इससे शुगर कंट्रोल होती है। इसके अलावा आप अपान मुद्रा बनाइए, दरमियान की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लीजिए, इससे शुगर कंट्रोल होती है। इसके अलावा लेफ़्ट हैंड के ऊपर रिंग फिंगर का जो जोड़ है, ये बड़ा जोड़, इसके ऊपर दबाइए, इससे आपकी शुगर कंट्रोल होती है। लेफ़्ट हैंड के ऊपर रिंग फिंगर के ऊपर ये बड़ा जोड़, आप 5 मिनट इसको दिन में 3-4 दफ़ा दबाएं, इससे शुगर कंट्रोल होती है। और एक पोज़ है जिसका नाम है मंडोक आसन। मैं साइड पोज से दिखाऊंगा ताकि आप समझ लें। ऐसे अंगूठे पकड़ लीजिए, अंगूठे पकड़ के नाफ की साइडों पे रख लीजिए। अंगूठे वाली साइड जो है वो नाफ की साइडों पे आएगी और छोटी उंगली थाइज के साथ टच होगी। अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आपकी टांगें नीचे लटकी हों, आप अपने नाफ की साइडों पे ऐसे मुट्ठियां बंद करके रख लें और सांस निकालते हुए कमर को सीधा रखते हुए झुक जाइए, जितना रुक सकते हैं, जहाँ सांस ले सकते हैं नॉर्मल। और जनाब योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, योगा फॉर डायबिटीज़ बता रहे थे कि किस तरह आप योगा के थ्रू अपनी डायबिटीज़ को थोड़ा बहुत जो है वो कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हमने ये भी बात करनी है कि हमने ओवरऑल अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखना है। एक्सरसाइज जो होती है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन की जो शिकायत है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है। ख़वातीन के हवाले से कहा जाता है कि वो एक्सरसाइज करना चाहती हैं कि हमारा जो वज़न है वो कंट्रोल में रहे, हम लोग जो है जल्दी से जल्दी वज़न जो है वो कम कर लें। तो अब हम उस पर बात करने वाले हैं। उस पर बात करने के लिए इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर हैं अना ताहिर हैं। अना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अना, एक्सरसाइज करना कितना लाजमी है? एक तो वो हमें फिज़िकली कितना फिट रखती है और दूसरा हमारे जो मूड्स होते हैं उनको कितना रिफ़्रेश करती है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरा मानना है, एक्सरसाइज पार्ट ऑफ लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, जो कि अब नहीं है। मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स में, हमारी मदर्स में बहुत कम हो गया। तो इसमें यही है कि हमें रूटीन में जो है ना, या तो जिम ज्वाइन करें या अपनी रूटीन के जो टाइम टेबल है उसमें से 1 आवर 2 आवर जो है अपने आप को जो है देने चाहिए, जो कि हम नहीं दे पा रहे हैं। एग्जैक्टली, जब तक हमें कोई जैसे कोई बीमारी जब तक नहीं हो जाती बिल्कुल तब तक ऐसे हम ही है। हॉस्पिटल में नहीं जाते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसी तरह जब तक हम लोग ये नहीं लगता ना कि हम अनहेल्दी हो रहे हैं, हमारा बिल्कुल वजन ऐसे जो है है। वो कंट्रोल में नहीं है, तब हम भागते हैं जिम्स की तरफ या फिटनेस की तरफ। बिल्कुल अच्छा, ऐसे जिस तरह मैंने बात किया ना कि शोल्डर पेन, बैक पेन, शोल्डर नेक पेन बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है और लोग कहते हैं कि हमें पेन रहती है इसके अंदर, क्या वजह है इसकी? और दूसरा ये कि इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, इसमें वजह ये आ जाती है कि अब हम लोग जो है बहुत मुख्तसर सी मतलब हमारी वॉक रह गई है। हमारा वर्क जो है वो भी ऑनलाइन आ गया है। हमने सारा टाइम या तो हम मोबाइल पे वर्क कर रहे होते हैं या तो हम लैपटॉप पे वर्क कर रहे होते हैं। इस वजह से जो है जिसमें हमारी बैक पेन आती है और बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से हमारी बैक बोन में पेन आ जाती है। तो वो तो फिर हम जल्दी भागते हैं डॉक्टर के पास। तो बेहतर है कि अगर आप रूटीन में मॉर्निंग में ही अपने आप को वॉक करें, थोड़ी सी मतलब योगा कर लें, थोड़ी सी बॉडी में स्ट्रेचिंग कर लें, तो आपको जो है ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक जो है रिलीव हो जाती है। लेकिन मतलब अगर स्ट्रेचिंग करनी है तो किस तरह स्ट्रेचिंग वो कर सकते हैं घर पे बैठ के? क्या करना चाहिए, उसका क्या मेथड हो सकता है? आप सिंपली जो है मतलब स्ट्रेचिंग कर लें बॉडी की, जैसे अभी बताया हमारे योगा मास्टर ने, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप स्ट्रेट खड़े होकर अपने टो को स्लोली टच कर सकते हैं, साइड स्ट्रेच कर सकते हैं, नेक को राउंड कर सकते हैं, साइड स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरह के एक्सरसाइज जो हैं मैं चाहूँगी कि मतलब कमिंग प्रोग्राम में जो है हम उसका डेमो भी दें, ताकि जो है इजी हो जाए मतलब हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए।
तो इसके अलावा जो है जिम को जो है पार्ट ऑफ लाइफ बना लें। अच्छा, और जो लोग जिम नहीं जा सकते हैं तो वो क्या घर में वॉक कर सकते हैं या बाहर जाके वॉक कर सकते हैं, और कितनी देर उन्हें वॉक करनी चाहिए, और कह लें कि आइडियल टाइम क्या होता है एक्सरसाइज के लिए? देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अगर आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो ये तो वेल एंड गुड है। अच्छा, ठीक है ना, वेल एंड गुड है। आप सिंपली जो है ओपन एयर में इनहेल ही कर लें बॉडी को, तो उसमें भी एक तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, और दूसरे ये है कि आपका वेट भी बहुत अच्छा से लॉस होता है, और आपके ये जो बैकबोन पेन जो भी अभी हम शेयर कर रहे थे प्रॉब्लम्स, ये बिल्कुल नहीं होती हैं। अब तो बहुत शॉर्ट वे चला गया है, मीन्स कि अगर आप मोटे हो गए कोई बात नहीं, लैपो करवा लेते हैं, इंजेक्ट करवा लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी को भी नहीं पता। तो बेहतर है कि हम एक्सरसाइज की तरफ आएँ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, और जितनी आप एक्सरसाइज कर लेंगे आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। अच्छा, दूसरा आपको पता है बीपी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो जिन ख़वातीन को ख़ास तौर पर आज हम बात कर रहे हैं कि उनकी फ़िटनेस का ख्याल हमने किस तरह रखना है, कि अगर उनमें ये चीज़ मौजूद है, दोनों चीज़ें मौजूद है, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज हो सकती है या योगा हो सकता है? देखिए, योगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन योगा तक जाने के लिए पहले आपकी बॉडी को उस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। और रही बात बीपी हाई होने की, ये सब चीज़ें इसलिए हो गई हैं कि हम लोगों ने मतलब अपना खाना भी बहुत शॉर्ट कर लिया, ऑर्डर कर लेते हैं, फास्ट फूड पे आ जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं, हमारी डाइट हेल्दी नहीं रह गई। देखने में हम हेल्दी शो हो रहे होते हैं, लेकिन नेचुरली डाइट नहीं हम लोग ले रहे होते, जिस वजह से जो है हमारी बॉडी जो है वो फैट को पकड़ती है, फिर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फैटी हो जाती है। तो नेचुरल पे आए, सैलेड तो हम बिल्कुल नहीं खा रहे ना, बिल्कुल भी। सैलेड पे आए, नेचुरल पे आए, तो आपका वेट घर पे भी कम हो सकता है। अच्छा, ठीक है, मतलब डाइट थोड़ी सी उसको डाइट को कंट्रोल करें। हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे हैं, मतलब मदर्स भी, अब तो हर कोई जॉब करता है, मदर्स भी ऐसे ही हैं कि जी हमने ब्रेकफास्ट नहीं करना, हमसे होता नहीं है। सबसे गलत बात है। सही। आप तो नहीं ऐसे करते? मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ कि मेरे से सुबह नहीं खाया जाता, ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता मेरे से सुबह। ये पहला स्टेप है। अच्छा, इसको जो है आप नहीं खा सकते हैं ना, एप्पल, कीवी, ये 2 चीज़ें ऐड कर लें। ओके, ठीक है, क्योंकि देखिए आप बिना पेट्रोल के गाड़ी चला सकते हैं। मैं तो पता नहीं कितने साल हो गए ऐसी गाड़ी चला रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली कब तक चलेगी, बिल्कुल बात ऐसे ये है ना है। कि कब तक चलेगी, इसलिए उससे पहले ही आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और एक्सरसाइज जो वो लाजमी। लेकिन बहुत से हमारी ख़वातीन घर में काम कर रही होती हैं ना, उनका ये मोटिव होता है कि हम लोग काम ही इतना कर रहे होते हैं सुबह से रात तक, तो हमारी शायद एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती है। क्या ये एक्सरसाइज होता है, ये अलग से उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए? ये एक्सरसाइज नहीं होती है, ये थकावट होती है। ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये घर के काम आपको काम नहीं लगेंगे। बॉडी जो है आपकी इतनी एक्टिव हो जाती है कि आप अगर 1 आवर काम कर रहे हैं ना, आप 2-3 आवर्स काम करेंगे और आपको फील होगा कि आप थके भी नहीं हो। एक्सरसाइज इतनी ज़रूरी है। अच्छा, तो उसके लिए जो है मदर्स को चाहिए कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, 30 मिनट्स 15 मिनट से स्टार्ट कर लें। हाँ, 30 मिनट्स 15 मिनट से आप स्टार्ट कर लें। अपने आप को एटलीस्ट इतना टाइम दें कि आपकी बॉडी जो है, रात को आप ये ना कहें जी मुझसे बात नहीं करें, मुझे सोने दें। अब बच्चों को भी मदर्स इस तरह से करती हैं कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें इसी तरह से होती हैं। आपको चाहिए कि मतलब मॉर्निंग में आप वॉक कर लें, नहीं कर सकते हैं हस्बैंड को भेज के, बच्चों को भेज के घर में ही एक्सरसाइज कर लें। तो मैं तो चाहूँगी जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम मतलब 40 डेज़ 30 डेज़ का एक चैलेंज स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो है मतलब मदर्स भी इस चीज़ पे एक्टिव होंगी। कि मतलब सोचती सारी हैं, डेमो के साथ उस चीज़ को लेकर चलेंगे। हाँ। कि किस तरह आपने घर में रह के करना है। अच्छा, जैसे मैं बात करी थी ना कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, पार्क में भी ख़वातीन नहीं जाती हैं, तो घरों में, कमरों में ही उन्होंने वॉक करना शुरू कर देनी या छत पे जाके वॉक करना शुरू कर देनी। घर का माहौल भी कुछ ऐसा होता है कि आपको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती है, तो वो ठीक होता है? उतनी वॉक ठीक है कि घर में घूमते रहना ना होने से बेहतर होता है। ठीक है, बॉडी एक्टिव तो रहती है ना। हाँ, थोड़े से हाई नीज कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें। अच्छा, ठीक है, टो टच कर लें, साइड स्ट्रेच कर लें, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि आप साइड स्ट्रेच कर लें। एटलीस्ट बॉडी को ये पता चले कि यार मुझ पे वर्क हो रहा है।
ठीक है। वो कुछ टाइम होता है, बॉडी क्रैम्प्स में आती है, वो तो मस्ट आती है। वो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब आपको आदत ही नहीं होगी तो वो थोड़ा बहुत आपको क्रैम्प्स आएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि अच्छा मैं क्या करूं, लेकिन वो जब आप कंटिन्यू रखेंगे उस चीज़ को तो वो ऑटोमेटिकली खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, एरोबिक्स ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इससे कितना जल्दी हम लोग एक्टिव हो सकते हैं? एरोबिक्स में जिसको ग्रिप आ गई है ना, हाँ। समझे वो मतलब माहिर हो गया, मास्टर हो गया, माहिर हो गया। और एरोबिक्स के साथ जो है आपको वेट ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। अच्छा। अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप जिम जाते हैं तो आपको वेट ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। वो उसमें उसका ये फ़ायदा होता है कि एरोबिक्स बहुत जल्दी आपका वेट रिड्यूस करती है, ठीक है, और आता भी बहुत जल्दी है। अच्छा, वो बाउंस बैक कर जाता है वापस। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वो हमारे मसल जो है वो इतनी फिटिंग में होते हैं कि वो फैट को जो है ना अटैक नहीं करने देते। इस वजह से जो है वेट ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी है। अगर आप जिम जाते हैं, आप ये नहीं सोचें कि जी अच्छा मैं जिम नहीं जाऊंगी, तो जिम जाएं। देखिए हम स्लोन के लिए भी तो टाइम निकालते हैं ना, सही निकालते हैं ना, सारे निकालते हैं, तो क्यों नहीं जिम के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? 1 आवर जिम को दे सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए लेडीज़ को जिम। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, फिट रहने के लिए अपने लिए वक्त निकालें, बिकॉज हम अगर फिट रहेंगे तभी तमाम तर बाकी जो मामलात हैं ज़िंदगी के वो अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। आना ताहिर हमारे साथ मौजूद है ना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ड्रेसिंग इंसान की ना पहचान होती है, क्योंकि वो इंसान जहाँ भी जाए उसका पहला इंप्रेशन ड्रेसिंग सेंस से पड़ता है, और जो चीज़ कहीं एक शख्स के बोलने से पहले उसका तारुफ करवाती है वो इसका लिबास ही होता है। और मौजूदा दौर में अगर देखा जाए ना, तो जिसमें तहजीबें बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी हैं, और यही वजह है कि जो हमारे लिबास है ना, सिर्फ हमारे जिस्म को ढांपने या अच्छा लगने के लिए नहीं, बल्कि अपना एक अच्छा इमेज बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बल्कि ये कहना मेरे ख्याल से दुरुस्त होगा कि इंसान के कपड़े ही किसी हद तक उसकी पहचान बनते जा रहे हैं। और अब मुख्तलिफ इदारे भी आप देखते होंगे कि अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए एक अलग किस्म के जो डिज़ाइंस उनके वार्डरोब सिलेक्ट करते हैं, ताकि उनकी भी पहचान बने और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी वो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सके। और उसके साथ ये भी समझें कि आपकी खूबसूरती और अपीयरेंस में वो बेहतरी लेकर आती है, बल्कि आपके कई ऐब भी छुपाती है। तो हमने बहुत दफ़ा इस टॉपिक पर बात की है, ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से, कि उन्हें किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, कौन कौन से कलर्स पहनने चाहिए, और गर्मियों के मौसम में उनको किस तरह का लॉन का ड्रेस पहनना चाहिए, मैचिंग्स किस तरह के होने चाहिए। आज हम ख़ास तौर पर बात करने वाले हैं मेंस ड्रेसिंग के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे मर्दों को भी नहीं पता होता कि जनाब हमने फैशन ट्रेंड्स के मुताबिक किस तरह चलना है, कौन कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरह का बेहतरीन लिबास जो है वो पहनना है। तो आज हम उस पर इम्पॉर्टेंटली बात करने वाले हैं कि लड़कों की वार्डरोब किस तरह की होनी चाहिए। अगर उन्हें शलवार कमीज़ पहनी है तो किस तरह की पहने, कलर्स किस तरह के होने चाहिए, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी किस तरह की होनी चाहिए या होनी भी नहीं चाहिए। तो कितने ट्रेंड्स चल रहे हैं, शर्ट हैं, पोलो शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं, वो किस तरह पहनी चाहिए, कौन से इवेंट में किस तरह तैयार होना है, कैजुअली क्या वेयर करना चाहिए, फॉर्मली क्या वेयर करना चाहिए। तो आज पूरा टॉपिक हमारा ना मर्दों के हवाले से होने वाला है। तो आज आप लोग खुश हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिला करते हैं आप लोग हम सिर्फ ख़वातीन के टॉपिक पर ही डिस्कशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम आपके लिए भी टॉपिक्स लेकर आते हैं। तो इस पर बात करने के लिए, वार्डरोब ड्रेसिंग के हवाले से, ड्रेसिंग सेंस के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद है मोहम्मद अयाज़ हैं, जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और ग्रेविटी क्लोथिंग ब्रांड के ऑनर भी हैं। तो उनसे ये तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं ड्रेसिंग सेंस के हवाले से वो जानने की कोशिश करेंगे। अयाज़, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। अयाज़, आपको भी क्या इस तरह की शिकायत आती हैं लड़कों की तरफ से या मर्द हजरात की तरफ से कि जनाब सारे क्लोथिंग ब्रांड्स तो ख़वातीन की हैं, लड़कों के हवाले से तो कोई नहीं बना रहा? नहीं, ऑब्वियसली जब मैंने स्टार्ट किया था ये काम तो तब तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। लोगों को बताना, उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम था कि सिर्फ जो है ना फैशन ख़वातीन के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है। उनका भी काम है थोड़ा सा फैशन में इन रहना और चीज़ों को जो चल रहा है एटमॉस्फेयर उसके मुताबिक वेयर करना।
ट्रू। सो इसलिए अब तो खैर काफ़ी अवेयरनेस आ गई और काफ़ी मेरे ख्याल इसमें वर्किंग भी हो गई है और लोग डे बाई डे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि अब आप भी देखते होंगे काफ़ी फ़र्क आ गया है। फ़र्क आ गया, एग्जैक्टली। अच्छा, तो सबसे पहले ट्रेंड्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि मर्द हजरात में मतलब फैशन ट्रेंड्स क्या आजकल इन है और क्या आउट हो चुका है? देखिए फैशन तो इन ऑब्वियसली सीजन्स के हिसाब से चल रहा होता है। अच्छा। जैसे आज का समर चल रहा है तो समर्स के हिसाब से सारी वर्किंग चल रही हैं, उसके हिसाब से कलर्स चल रहे हैं। देखिए नॉर्मली यही होता है कि मेंस कुछ कलर्स में स्पेसिफिक फंस जाते हैं। उनको होता है कि बस ये कुछ कलर्स हैं, ग्रे हो गया, हमने ब्लैक में चले गए, उसमें बहुत लिमिटेड कलर्स में प्ले करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। दे नीड अ प्रॉपर रेंज ऑफ कलर्स। अच्छा। जस्ट लाइक ऑब्वियसली आप देखें येलो कलर भी पहने होंगे आपके सामने पहने एग्जैक्टली। सो नॉर्मली बहुत अच्छा लग रहा है मस्टर्ड कलर और सेम एज हम पिंक कलर भी आपने देखे होंगे लोगों को पहना हुआ। तो इसी तरह हमने कलर्स के हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन किया कि वे नहीं है कि सिर्फ खवातीन ही सारे कलर्स पहन सकती हैं, लड़के भी पहन सकते हैं। लड़कों के लिए भी वैरायटी है। बिल्कुल ऑब्वियसली एवरी कलर्स है, तो उनको वेयर करने के लिए वेयर करने के लिए। लेकिन किस तरह के लोग, मतलब अब देखें ना, जिसामत भी लोगों की, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, वेट का प्रॉब्लम होता है, देन बहुत से लड़के जो वो लीन होते हैं, मसल्स उनके उस तरह नहीं बने होते, तो उनके लिए आज हम बात करेंगे, उनको भी ज़रा हम लोग डिस्कशन में लेकर आएंगे कि उनके ऊपर क्या ड्रेसिंग सूट करेगी। ड्रेसिंग उनके लिए सूट, देखो दो चीज़ें डिफरेंट हैं। एक है आपकी पर्सनैलिटी है कि आपने उसको क्या वेयर करना है, एक है फैशन है, आप कहने फैशन करना चाह रहे हैं तो फैशन तो एवरीबॉडी कैन डू इट, हर बंदा फैशन कर सकता है। हाँ, अब उसको कैरी कैसे करना है, सही। उसको कैरी करने के लिए ही नहीं था डिज़ाइनर, उसको कुछ किसी को ना कुछ बताने वाला हो, कुछ समझाने वाला हो, आपने ये कलर को इस तरह कैरी करना है या इस कलर को आपने इस तरह कैरी करना है। फैशन करना ना वो तो ज़रूरी है, अब आपने उसको कैरी कैसे करना है ये थोड़ी सी अवेयरनेस डालनी पड़ती है। लोगों को बताना पड़ता है कि अच्छा यार आपको ये कलर सूट कर रहा है, ये कलर नहीं सूट कर रहा है, या इस कलर में आप खूबसूरत लगोगे। ऑब्वियसली आपने अपनी बॉडी शेप्स तो देखनी है कि उसमें हमने क्या बॉडी शेप में क्या वेयर करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल के हम पहनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अच्छा। हमने पहले से वो चाहत क्रिएट करनी है कि आप पहनो, तो उसको पहनाना कैसे वो हमारा काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको वो अवेयरनेस क्रिएट करें कि अच्छा यार ये फैशन चल रहा है, इसको पहनो। जरूरी नहीं है कि मैंने खुली पतलून ही पहनूंगा तो मैं खूबसूरत लगूंगा, ऐसा नहीं है। आप अच्छी नॉर्मल ड्रेसिंग भी करेंगे, आजकल जैसे स्लिम फिट्स चल रही हैं उसमें पहनेंगे तो भी आप अच्छे लगेंगे, मगर आप उसको कैरी कैसे करेंगे। अब जैसे आपने कलर पहना हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक और मस्टर्ड परफेक्टली डार्क है, तो ये किन के ऊपर अच्छा लगेगा? मतलब अब शेप्स भी आ जाती हैं, देन आ जाता है कि किसी का डल कॉम्प्लेक्शन होता है, किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, किसी का गंदमी कलर होता है, तो किन के ऊपर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा? एक तो आपने पहनना कैसे वो भी मैटर करता है, बट किन्होंने नहीं पहना ये भी मैटर करता है। नहीं देखिए, अब फॉर एग्जांपल आप एक ड्रेसिंग नॉर्मल कर रहे हैं ऑफिस के लिए, तो उसका क्राइटेरिया कुछ और है। अब मैंने ऑफिस है, मैंने वहाँ पे जाना है, तो उसके लिए आपने ठीक है आप कलर स्पेसिफिक कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। मगर अब आप एक फैशन किसी इवेंट में जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी बॉडी का होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर आपका खुद पहनना क्या है उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैंने तो आज मस्टर्ड कलर पहनना है, ठीक है आप पहने मस्टर्ड कलर, आपसे ब्लैक के साथ पहनना है, आपने ब्लू के साथ पहनना है, आपने वाइट के साथ पहनना है, तो ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे कोई थोड़ा सा अगर हेल्दी पहनना है, वो मुझे कहेगा अच्छा, मैं कहूँगा अच्छा वाइट कलर पहनना है, तो मैं कहूँगा नहीं ये वाइट कलर, अच्छा आप जीन पहन लो या ट्राउजर कोई पहन लो, बट आप शर्ट नहीं पहनो, आपको ऐसी कलर पहनो जो आपके बॉडी को थोड़ा सा क्लियर, आपको थोड़ा सा कवर कर जाए और फैशन को भी शो करे। सो दैट्स इट, बॉडी मैटर। मैंने आपको पहले कहा ना, ये जो हम लोग फंस जाते हैं ना कि अच्छा जी मेरे पे सूट नहीं कर रहा या मेरा कलर कम्प्लेक्शन ऐसा है, तो कलर कम्प्लेक्शन ऑब्वियसली वो तो आपने तो नहीं क्रिएट किया ना, वो तो आपने तो वो क्रिएट करना है जो फैशन चल रहा है, तो उसके मुताबिक आप कलर्स वेयर करें और खूबसूरत लगते हैं सारे कलर्स आप पहने। उसको सिर्फ आप, जो हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है लोगों को समझाने के लिए कि आप हर इवेंट को एक कलर में नहीं प्रेजेंट करना। वही नहीं, यही तो मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मुनासिब मौका होता है और उसी के मुताबिक ही हमें ड्रेसिंग करना चाहिए। मतलब मैंने तो खास तौर पर ज़्यादा मर्द हजरात को देखा है तो वो जीन्स ही पहन लेते हैं और ऊपर टी शर्ट पहन लेते हैं, और वो शादियाँ भी उसी में भुगता आते हैं, वो बाकी इवेंट्स भी उसी में भुगता आते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर ये करना भी है तो किस तरह का उसको अपीयरेंस होनी चाहिए, वो टी शर्ट किस तरह की पहन सकता है, अगर उसने पोलो शर्ट पहनी है तो वो उसमें किस तरह और कौन से इवेंट के लिए उसे वो चीज़ें पहननी चाहिए। एक्चुअली अब इवेंट के हिसाब से तो ठीक है आपने सोच लिया मैंने क्या पहनना है, मगर जैसे मेंस में जो बेसिक कलर्स आप जो लोग उसमें आते हैं कि जी हम ग्रे, ब्लू, ब्लैक और
समटाइम्स इन वाइट में लोग चले जाते हैं। लोग एक तो यहाँ पे शलवार कमीज का कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा है, हाँ जी। ठीक है, लोग शलवार कमीज़ की प्रेफरेंस ज़्यादा करते हैं कि अच्छा जी हमने इवेंट को जाना है तो शलवार कमीज़ पहन लेनी है। मगर जब हम आते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ तो उनके पास स्पेसिफिक अच्छा जी बस पैंट्स पहनिए चले गए, एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, मगर उसमें पैंट्स पहनी, उसमें पैंट्स में अब बहुत सारे स्टाइल्स आ गए हैं। Okay. उनके डिफरेंट जैसे कहते हैं आप स्लिम फिट्स पहनना चाह रहे हैं, आप रेगुलर फिट्स पहनना चाह रहे हैं, उनके फिट्स डिफरेंट आ गए हैं। उस फिट्स डिफरेंट की वजह यही है कि आप जब जहाँ पे जाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक खुद को ड्रेसअप करें। अच्छा। देखिए असल चीज़ तो आपको खूबसूरत दिखना है, ठीक है, आपको ऐसे दिखता है कि जहाँ भी आप जाएँ आप डिफरेंट नज़र आएँ। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यार मैं जो कोई देख रहा है तो आप, क्योंकि कपड़े आपने जो पहने हैं वहीं से आपको अंदाज़ा होगा कि सामने वाला आपको किस तरह दिख रहा है जी। क्योंकि आपके कपड़े ही आपको प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आज आप किस मूड में हैं। ऑब्वियसली जब क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो उसको मूड उस पर नज़र आ रहा होता है कपड़ों में, आप सामने वाला उसको जज कर सकता है कि अच्छा जी आज ये आप बैठे हैं, किस मूड में बैठे हैं, आज आप यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप किस मूड में हैं, क्यों आपके कपड़े आपको बता रहे होते हैं। अच्छा। आपका कॉन्फिडेंस शो कर रहे होते हैं, आपका मूड जो आपको अंदर चल रहा है, जो आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो या इवेंट को भी आप इवेंट में जा रहे हो उसको प्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे आप अगर आप किसी वेडिंग इवेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप ब्राइड है तो उसका कलर कम्बिनेशन आप नॉर्मली हमारे पास वहाँ पे रेड चल रहा होता है, मगर आप ग्रूम को देखें तो बड़े स्पेसिफिक कलर में फंसा होता है, तो उसको उसमें से निकालना है, उसको भी डिफरेंट नज़र आना है, उसको भी दिखाना है कि अच्छा यार आप डिफरेंट नज़र आना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट नज़र आओ। क्योंकि सबकी वार्डरोब क्या है वो तो उनकी चॉइस है, मगर आपकी जो वार्डरोब होनी चाहिए, आपकी क्लोथिंग वो होनी चाहिए जो कि सबसे डिफरेंट हो। उसमें ब्राइट कलर यूज़ किए जाते हैं स्पेशली कि यार ये ऐसा कलर यूज़ करो, आपको नहीं है मैं तो कभी पहनूंगा नहीं, मैं को आपने कभी क्यों नहीं, आज के इवेंट को एंजॉय करो। अच्छा। जस्ट फॉर गेट कि आप कभी पहनोगे कि नहीं पहनोगे, तो आज जो आपका इवेंट है उसमें जो आप पहनोगे तो आप सबसे डिफरेंट नजर आओगे। सही। तो द फोकस इज दिस। लेकिन इतना भी डिफरेंट नजर नहीं आना कि बिल्कुल ही आप डिफरेंट हो जाए उस इवेंट में। मैंने अभी फिर आपको वही बताया ना कि कलर फैशन इज डिफरेंट थिंग। लेकिन देखिए ना, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ सर्दियों में ही पहन सकते हैं, कुछ कलर्स होते हैं जो हम लोग गर्मियों में अब गर्मियों में बहुत भड़कीले कलर्स हम लोग नहीं पहन सकते, जैसे न्यून कलर्स हो गए, ऐसे कलर्स हो गए, हम लोग वो नहीं पहन सकते। मैं खवातीन के हवाले से कह रही हूँ, मर्द हजरात के हवाले से आपने मुझे बता रहा है, मतलब हमारे कुछ सिलेक्टिव कलर्स होते हैं जो हम लोगों ने गर्मियों में, बड़े सटल से कलर जो आंखों को ना चुभे, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी बहुत होती है, धूप पड़ी होती है, उसकी वजह से क्या मर्दों में भी ये चीज़ होती है कि कलर्स गर्मियों के हवाले से, गर्मी के समर फैशन के हवाले से अलग होता है, विंटर फैशन के हवाले से अलग होता है? बिल्कुल, विंटर और समर दोनों के कलर्स फर्क हैं। तो फिर समर्स में क्या उनकी वार्डरोब में कौन से एसेंशियल कलर्स हैं, जिसमें टी शर्ट्स भी हो सकती हैं, जो वो ऑफिस शर्ट्स पहन के जाते हैं वो वाली भी हो सकती हैं, कौन से कलर ज़्यादा एसेंशियल होने चाहिए उनके पास? अभी देखिए ना, अब ऑफिस कलर्स जो हैं वो चाहे समर्स हैं या आपका विंटर है, ठीक है, उसमें क्योंकि हम लोग समर्स में सिर्फ शर्ट्स चल रही होंगी, हाँ जी। और विंटर में जैकेट्स आ जाएंगी, ठीक है, अब आपने कोट्स वेयर कर लिए होंगे, कैजुअल वेयरिंग कर ली होगी, मगर समर में आपके पास ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उस जैकेट्स की तरफ जाते ही नहीं हैं। हम लोग इवन तो कोट्स वगैरह भी लोग आप ऑफिस में जाएँ तो आपको नहीं नज़र आएंगे, बच्चे पे पड़े होगा, ठीक है, दैट्स इट, पहना नहीं होगा, क्योंकि इवेंट मौसम ही ऐसा है कि आप उसको पहन नहीं सकते हैं। तो कलर तो ब्राइट सारे समझ में हैं, इसमें तो कोई बात नहीं, इसमें समझ कलर में जो समझ या ब्राइट कलर पहने। भड़कीला कलर तो ऑब्वियसली कोई भी मैन एक भड़कीला कलर पहनते हुए ज़रा सोचता है, तो भड़कीले कलर तो समझ में होते भी नहीं है हमारे। अच्छा। तो वो मर्दों के लिए सारे जो ये ना एक नॉर्मल मगर अच्छे खूबसूरत ब्राइट कलर सारे चलते हैं। अच्छा। और जैसे ही आप चले जाते हैं विंटर्स में तो फिर आपके जैकेट्स के स्टाइल आ जाते हैं, फिर आपने कोट वेयर करने हैं, आपने जैकेट्स वेयर करनी है, आपने स्वेटर्स वेयर करने हैं, लॉट ऑफ थिंग। उसमें तो हमारे पास ना विंटर में तो वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है ना, आपके पास एक रेंज बहुत बन जाती है, आप स्कार्फ पहन सकते हैं, आप अच्छी ड्रेसिंग करके अच्छे उसके साथ एक अच्छी जैकेट वेयर कर सकते हैं। तो आम कलर्स तो सारे वही रहेंगे, और आप फिर मैं आपको वही बताऊंगा कि वो स्पेसिफिक कलर में तो कभी भी प्ले नहीं करेंगे, वो तो बेसिक कलर है, वो तो अब हर बंदा ब्लैक पहन लेगा तो फिर वो ब्लैक ही नजर आएंगे सब। मगर हमने कलर सब पहनने हैं और हमने खुद को प्रेजेंट करना है। जब आप डिज़ाइन कर रहे हो किसी के लिए भी कोई चीज़, वैसे मैं अब जब जैसे अक्सर ग्रेविटी बैठा कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरे पास आता है कस्टमर, कोई ऐसा आता है कि यार मुझे तो ब्लू कलर नहीं सूट करता। कैसे अच्छा। हो सकता है, हाउ ब्लू कलर नहीं सूट करता? अच्छा। ब्लू कलर मैं तो ब्लैक ही पहनता हूँ हमेशा, मैं अच्छा। तो येलो नहीं पहन सकता, मैं तो ब्लू नहीं पहन सकता, मैंने जब पहना ब्लैक पहन, तो ऐसा नहीं है, आप ब्लू पहन के तो देखो, ब्लू के ब्लैक रॉयल ब्लू कलर बड़ा खूबसूरत लगता है, बट डिपेंड्स ऑन कि आप पहनोगे तो पता चलेगा ना। आप पहनने ही नहीं चाह रहे हैं, आप अभी सिर्फ सोच रहे हैं उसको कि अच्छा मैं नहीं अच्छा लगता, तो ये तो सामने वाले ने बताना है, आपने उसको सिर्फ कैरी करना है, वो हम आपको बता देंगे।
ठीक है। वो मेरा काम है उसको बता देना कि अच्छा यार आप इसको ऐसे कैरी करो, यू विल लुक वेरी नाइस। और ऐसा हुआ है और मैंने करके दिया लोगों को, बहुत ज़्यादा उनको अपने बेसिक चीज़ों में से निकाल के बाहर रखा कि नहीं यार इसमें से बाहर आ जाओ। अच्छा। ये अब वो छोड़ दो, ये बहुत पुरानी चीज़ें हो गई। क्योंकि ये मर्द हजरात में एक कॉमन चीज़ भी है ना कि वो कहते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लड़कियों के पास बहुत डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कपड़ों की, वार्डरोब के हवाले से। हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास बस यही है, जीन्स पहन लिए, पैंट्स पहन लिए, ऊपर शर्ट पहन ली या उस पर टी शर्ट पहन ली, तो हमारे पास तो बस यही है, हमारे पास तो और ऑप्शन ही नहीं है। नहीं अभी अब हमने मर्दों के लिए बहुत सारी ऑप्शंस क्रिएट कर दी हैं और ऐसी ऐसी खूबसूरत चीज़ें आपको मर्दों में नज़र आएंगी वेयर की हुई, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें। आप अपनी इंडस्ट्री में अगर फोकस कर लें, हम लोग अगर आपकी इंडस्ट्री में अब नज़र आ रहे हैं, जैसे स्पेसिफिक आजकल अच्छा खासा वर्किंग चल रही है, एवरी हर जो है ना नए आने वाला जो रिप्रेजेंटेड है उसको एक डिफरेंट चीज़ चाहिए, वो अपने को प्रेजेंट करना चाह रहा है कि अच्छा मुझे कोई डिफरेंट चीज़ पहनाएं, डिफरेंट कलर्स पहनाएं, डिफरेंट डिज़ाइंस पहनाएं। और उसमें हमने काफ़ी काम किया है और काफ़ी लोगों को अवेयरनेस दी है और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने कैरी किया उसको। मतलब वैरायटी आ रही है ना। आज से कुछ साल पहले बड़ा मुश्किल था और अब नाउ के उनको पहनाना और उनको बताना आसान होता है। डे बाई डे जब से ये ऑनलाइन वर्किंग सारी चल रही है, आप मोबाइल में लोग बिजी हुए हैं तो वो देख रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि हाँ इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आप बहनों और इसको एंजॉय करो। असल में सिर्फ ये होता था लोग पहले उसको एंजॉय नहीं करते थे, वो रिजर्व हो जाते थे। अब उनके पास देखने के लिए और समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उनको अवेयरनेस अब आ चुकी है। अच्छा, शूटिंग की जिस तरह हमने बात की थी आज कि अब जैसे गर्मियाँ आए, गर्मी में कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जिसमें हमने सूट पहन के जाने हैं, 2 पीस हो सकता है, 3 पीस हो सकता है, लेकिन गर्मियों के मुताबिक उसको किस तरह फिर कैरी करें। अगर 2 पीस पहनना है तो उसको किस तरह कैरी करें, टाई लगाएं नहीं लगाएं, बाकी सारे लवाजमात जो होते हैं शूटिंग के वो करने हैं तो किस तरह करने हैं। गर्मियों में एक्चुअली बेसिकली 2 पीस पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसी सिर्फ होता ये है कि लोग उसके मुताबिक उसका फैब्रिक यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा। समर फैब्रिक्स डिफरेंट हैं। ओके। जैकेट्स जो वेयर की जाती हैं वो लाइट वेट फैब्रिक्स में यूज़ की जाती है, मगर नॉर्मली लोग यही सोचते हैं कि अच्छा मैंने अपना सर्दियों वाला सूट पहन लेना, मैं चला जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। समर सूट ही डिफरेंट है, उसका वेयर, उसका जो मेक है वो डिफरेंट है, उसकी हमने मेकिंग की साइड डिफरेंट कर दी होती है। आपको फील भी नहीं होता कि आपने एक सूट पहना हुआ है। ओह वाओ। सो दिस इज़ द थिंग। और उसमें आप वही वाली बात आ जाएगी कि अब आप अगर कैरी नहीं करोगे, उसको पहनोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब आप सिर्फ ये सोच लेते हैं लोग अच्छा जी मैं तो पहनूंगा गर्मी में कोट। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कोट ही इतना लाइट वेट होता है कि आप कहते हैं हाँ इसको वेयर किया जा सकता है। ये एक डिज़ाइनर का काम है कि उसको कैसे उसने क्रिएट किया है और पहनने वाले उसको कैसे कैरी किया है। वो गर्मियों में कोई वैसा डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग बताया ना, पहले जैकेट्स लोग पहनना मुश्किल होता था उनके लिए, यार गर्मी की जैकेट में बहुत गर्मी है, मगर नहीं, उसके लिए डिज़ाइन की गई है, स्पेशली फैब्रिक्स डिज़ाइन किए गए हैं। स्पेशली लिनन में आजकल बहुत चल रही है, इसमें मेंस में। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो पहले बताया ना, सिर्फ वो ख़वातीन के लिए लिनन नहीं है, मेंस के लिए डिफरेंट लिनन है। तो वो आपने सिर्फ बताना है उनको अवेयरनेस देनी है, तो लोग कैरी करते हैं। और आजकल मैंने असल में हमें अभी बहुत चेंज नज़र आ गया है, अब तो बहुत स्पीड से लोग चेंज हो रहे हैं। अच्छा। फ्यू ईयर्स बैक मुझे बड़ा मुश्किल होता था इनको समझाना और उनको बताना। व्हेन आई स्टार्ट ग्रेविटी, मुझे रिमेंबर कि लोगों को बताने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा लगता था। यार कुछ नहीं होता, बेयर करो, दैट्स फॉरगेट एवरीथिंग। अच्छा। बट उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब ये पोजीशन आ गई कि अब लोगों के पास हर वक्त आपके मोबाइल में हर वक्त फैशन चल रहा है, आप कुछ भी देखना चाहे देख सकते हैं। जो है वो हाँ गाइडेंस अच्छी ले लेते हैं, अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। कोई आपको समझा भी रहता तो आपको समझ आ रही होती है कि आप क्या समझा रहा है, मगर पहले ये नहीं था। क्योंकि पहले ये ट्रेंड्स नहीं थे ना, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, तो उस तरह लोग कैरी नहीं उस चीज़ को कर रहे होते थे। एक ही जो चीज़ है ब्लैक ब्लू, इसी को लेकर चल रहे होते थे, इससे बाहर ही निकलते। अच्छा, दूसरा जिस तरह शूटिंग के हवाले से, कोट्स के हवाले से हमने बात की, गर्मी में लोग जो टी शर्ट पहनी हुई होती है उसके ऊपर भी कोट पहन लेते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, उनको पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? और दूसरा, नीचे उन्हें पैंट्स फिर किस तरह की पहननी चाहिए अगर उन्होंने टी शर्ट के ऊपर कोट पहनना है? तो मतलब बहुत से अक्सर बॉयज़ को मैंने देखा है ये पहनना कोई मसला नहीं है, टी शर्ट को कोट पहनना जाता है, ऐसी बात नहीं। मगर अब ये है कि टी शर्ट कौन से कलर में पहन ली और कोट कौन से कलर में, ये ज़रूरी है कि ठीक है, अगर आपने टी शर्ट पहननी है तो आप उसके मुताबिक, कोट के मुताबिक टी शर्ट पहने। कलर को सिलेक्ट करते हुए सोचें कि अच्छा यार मैं जहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ खुद को, जहाँ पे मैं रिप्रेजेंट होना है, तो हाउ इट लुक लाइक, देन उसको वेयर करें। टी शर्ट के ऊपर पहने, शर्ट के ऊपर पहने, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट उसको पहन के और ख़ुद को प्रेजेंट अच्छी तरह से करें। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी के लिए डिज़ाइन करता हूँ, मुझे टी शर्ट पहनी है आपने, मैं रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक कोट पहन रहा हूँ, तो मैं कहूँ नहीं यार समर में नहीं पहनो, गो फॉर द अनदर कलर। क्योंकि समर में अगर आपने वही टी शर्ट, अपने वाइट टी शर्ट पहनो, लाइट बेज कलर का कोट पहनो, दैट लुक्स नाइस, उसमें बेज कलर में जाओ। ओके, वो देन वेदर भी साथ में आपको इंक्लूड कर रहा होता है फैशन को, आपको बता रहा होता है कि यार ठीक है,
यू आर सिटिंग समवेयर कि आपको गर्मी शायद ना लगे, मगर आप हैं तो समर्स में ना, True. सो दैट्स वाई उसको कलर्स को, उस स्कीम को, उस सोच को साथ में रख के और फिर वेयर करो। वो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर वो आपका पूरा अटायर जो है ना वो सूट कर रहा होता है कि आपने किस तरह उसे पहना है। तो कैरी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह कैरी कर रहे हैं। और अभी भी बहुत सी चीज़ें रह गई हैं मर्द हज़रात के लिए कि जनाब उन्होंने किस तरह कैरी करना है अपनी चीज़ों को, क्योंकि आगे वेडिंग सीज़न भी आने वाला है। तो उसके ऊपर भी ख़ास तौर पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि शादियों पर लड़कों को किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, मेहंदी बारात वलीमे के हवाले से ग्रूम को या उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उसके भाई होते हैं, उनको कौन से कलर कॉम्बिनेशंस पहनने चाहिए। तो उस पर भी हम चाहेंगे कि अयाज़ हमें गाइड करे जब हम ये पूरा टॉपिक रखेंगे। तो आज के लिए अयाज़ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और आपने बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं, ख़ासतौर पर मर्द हज़रात की तरफ से कि वो किस तरह अपनी ड्रेसिंग सेंस को जो है वो बेहतर बना सकते हैं और अच्छा दिख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जहाँ कुदरत की बेशबहा नेमतें हमें मैसर होती हैं, इसी तरह कुदरत इंसान को इम्तिहान में भी डालती रहती है और हर मौसम और हर जगह पर इंसान को मुख्तलिफ़ आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। और बरसात का ये मौसम जहाँ लाहौर और दरियाए रावी के लिए एक नेमत साबित हुआ, वहीं पर बरसात के बाद लाहौर में डेंगू की अफजाइश में भी इजाफा होने लगा और गुज़श्ता रोज़ 24 घंटे के अंदर अंदर लाहौर से 26 डेंगू के नए मरीज़ सामने आए हैं और जिसके एकदम फैल जाने के खदशात भी पूरी तरह मौजूद हैं। डेंगू हमेशा ताज़ा और साफ़ पानी पर ही अफजाइश पा सकता है, इसलिए बारिशों के बाद डेंगू के बढ़ने के जो खदशात हैं ना वो मज़ीद बढ़ जाते हैं और हर साल बहुत सी कीमती जानों का ज़िया भी हो जाता है। और इन कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि डेंगू वायरस को फैलने से रोका जाए और इसके लिए ना सिर्फ हुकूमत बल्कि हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभानी चाहिए। और अगर डेंगू वायरस का मर्ज लाहक हो जाए तो इससे रिकवरी किस तरह से मुमकिन हो सकती है, किस वक्त डेंगू बुखार ख़तरा बन जाता है, इसके टेस्ट किस तरह करवाने चाहिए, प्रिवेंशन किस तरह होनी चाहिए, इसके वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं, इस पर आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर इसरारुल हक तूर साहब मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, डेंगू वायरस जो है वो बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पर अगर पिछले दिन की कल के हवाले से बात कर ली जाए तो 26 जो डेंगू मरीज़ जो हैं उनकी तशख़ीस हुई है एक ही दिन में। इसका मतलब है कि अलार्मिंग सिचुएशन है और ये दिन ब दिन इनमें इजाफा ही होता जाएगा। तो बताइएगा कि डेंगू की प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं, बिकॉज बहुत हद तक अवेयरनेस हो चुकी है लोगों में कि डेंगू है क्या, प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह के ले सकते हैं हम इस हवाले से। सबसे पहले मुझे ये कि डेंगू सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, ये जब भी मौसम बदलता है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होता है, गर्मियों से सर्दियाँ या सर्दियों से गर्मियों का मौसम बदलता है जिसमें टेम्परेचर ड्रॉप आता है, तो ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, तकरीबन 135 मुल्कों में है। अच्छा। हमारे मुल्क हमारे जिसकी रीजन में हम हैं, यहाँ पे ह्यूमिड हॉट इन्वायरमेंट होती है और बरसात का मौसम ख़ास तौर पे इसके लिए मौजू होता है। 26 केसेस का हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट होना बहुत अलार्मिंग नहीं है ऑनेस्टली, इसलिए कि शहर की आबादी को देखें तो वो कई करोड़ों में है। मतलब एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लाहौर की आबादी है। तो एक तो ये कि पैनिक सिचुएशन नहीं है, नंबर 1, लेकिन हमें तवज्जो की ज़रूरत ज़रूर है। हमें ये देखना है कि 2012 वाला एपिसोड जो हम भुगत चुके हैं, खुदा ना खास्ता उस तरफ हम मामला नहीं चले। उसकी एक ही चीज़ है, वो प्रिवेंशन और प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट तो देखें, इतने बड़े शहर के इतने बड़े हॉस्पिटल्स में 25 से 26 मरीज़ों का दाखिला और हॉस्पिटल में उनका इलाज कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, लेकिन ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। अगर 26 लोग हॉस्पिटल्स में आए हैं तो इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लिनिक्स में आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैमिली प्रैक्टिशनर्स के पास आए हैं, कुछ घरों में हैं। तो ये पाइपलाइन में बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो अगर इनकी तादाद कुछ आने वाले दिनों में बढ़ती है तो फिर एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हमें ड्रास्टिक मेजर्स लेने की ज़रूरत होगी। आज की तारीख में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, नंबर 1। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमारा इलाका मच्छरों की अफसाइश के लिए मशहूर है, हमारा इलाका उस टेम्परेचर रेंज में है जहाँ मच्छरों की अफजाइश ज़्यादा होती है। और याद रहे, मच्छर
एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जिस वायरस को एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाता है। ट्रांसमिट करता है। ठीक है जी। तो बेसिकली डेंगू फीवर एक वायरल इलनेस है। Okay. वायरस जो है वो आरएनए वायरस ग्रुप से है, टेक्निकल वर्ड है लेकिन आरएनए वायरस से है। 4 इसकी इकसाम होती हैं, अच्छा, जिसे डेंगू 1, 2, 3 एंड 4 और टाइप इसमें ऑफ। क्या डिफरेंस क्या है चारों इसमें exam कोई में? बहुत डिफरेंस नहीं है। अच्छा। चारों वायरसेस एक ही तरह की इलनेस कॉज करते हैं लेकिन उसकी सीरो टाइप्स या उसकी सब टाइप्स 4 मुख्तलिफ हैं। इसकी वजह से ही एक बंदे को एक से ज़्यादा दफ़ा भी डेंगू हो सकता है। तो ये 4 वायरसेस जो हैं, जब एक मच्छर काट रहा होता है तो उसमें एक बंदे से दूसरे बंदे को जो वायरस ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो वायरस है डेंगू का, और उसकी 4 इकसाम है, उसमें से कोई एक वायरस हो सकता है। सारे मच्छर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते, मच्छरों की भी ख़ास किस्म जी, जी। और ख़ास तौर पे फीमेल उनके जो वर्जन है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। उसे एडीज इजिप्टाई और एल्बोबैक्टम कहते हैं। ये मच्छरों का आसान ज़बान में कह लें कि इस पे क्रॉस होते हैं, वाइट एंड और ब्लैक, हाँ। जी। तो ज़ेब्रा कलर के कह लें कि इसमें डॉट्स होते हैं, यहाँ उसकी अपीयरेंस होती है। तो ये एक मच्छरों की ख़ास नस्ल और उसकी भी सिर्फ फीमेल जो जेंडर है उनका ट्रांसफ़र में इसका रोल है। जब मच्छर काटता है एक बंदे को जिसके अंदर वायरस होता है उस मच्छर में, तो 4 से लेके 10 दिन तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसका मतलब है कि उसको उसी वक्त काटने से, वो लोग कह रहे होते हैं मुझे मच्छर ने आज काटा है, शाम को मुझे बुखार तो हो शायद गया, हो जाएगा, तो हाँ। ऐसा नहीं होता। ओके, तो उसके बाद जब वो जिस्म में अपना इंक्यूबेशन पीरियड गुजारता है तो फिर अलामात बनाता है। उन अलामात में हाई ग्रेड फीवर जो 103, 104 तक और बाद सूरतों में इससे भी ज़्यादा, इसके साथ सीवियर बॉडी एक्स, जिस्म में दर्दें, ख़ास तौर पे सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, आंखों की मूवमेंट के साथ भी, सर की मूवमेंट के साथ भी सर में दर्द, हाँ जी। इसके साथ इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं, इसीलिए कि माइल्जियाज या बॉडी एक्स बहुत सवेयर बहुत होते ज़्यादा हैं, हो जाती है, ट्रू। हड्डियाँ टूटती हुई महसूस होती हैं, तो इसलिए इसे बोन ब्रेकिंग ब्रेकिंग। फीवर भी कहा जाता है। इसके अलावा उसके साथ एसोसिएटेड मतली, उल्टी, वीकनेस का एहसास, पेट में हल्का दर्द, पतले पखाने, भूख की कमी, इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन हेडेक, हाई ग्रेड फीवर और वीकनेस, इसके 3 मेजर सिम्टम्स हैं। और उसके बाद और ये फर्स्ट 10 डेज में आना शुरू हो जाएंगे? जी, जब मच्छर काटता है उसका तो हमें नहीं पता चलेगा, जी, कब काटा है? लेकिन ये है कि जब ऑनसेट ऑफ इलनेस है, जिसको कहते हैं सिम्टम्स की इब्तिदा, ठीक वो है। इन चीज़ों से होती है। इसको फिब्राइल स्टेज कहते हैं, यानी फीवर वाली स्टेज कहते हैं। इसमें जब फीवर हो रहा होता है, इसमें सवेयर बॉडी एक्स हो रहे होते हैं और मतली उल्टी की कैफियत और पेट में दर्द। अब इसके साथ जो एसोसिएटेड दूसरी चीज़ें हैं कि अगर किसी का इम्यूनिटी ठीक है और अनकॉम्प्लिकेटेड इस स्टेज से वापसी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, और 3 से 7 दिन की इलनेस है, अच्छा। और उसमें आमतौर पे वायरल इलनेस है। मेजॉरिटी लोग अल्लाह के फजल से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज आ जाती है इसमें, बाज़-औक़ात ये लोग एक ख़ास तरह की कॉम्प्लिकेशन जिसमें एक सेकंड स्टेज कहते हैं, जिसको क्रिटिकल फेज़ कहते हैं, उसमें एंटर होते हैं रिकवरी से पहले। अच्छा, उसमें ठीक ये है। होता है कि बुखार कम हो रहा होता है, हाँ। बुखार की शिद्दत कम हो रही होती है, लेकिन मरीज़ की हालत ख़राब हो रही होती है। उसमें मरीज़ जो है उसमें वीकनेस का एहसास पड़ रहा होता है, सवेयर सर में दर्द, सवेयर पेट में दर्द, अच्छा। मतली उल्टी की कैफियत, और बाज़ औक़ात एक्सट्रीम वीकनेस और पेट का फूला, सांस में दुश्वारी। उसमें क्योंकि पानी खून की नालियों से लीक हो के Oh my पेट God। में जा रहा होता है या फेफड़ों में जा रहा होता है, और सांस की दुश्वारी का बायस कर रहा ये होता है। जिसकी इम्यूनिटी होगी उसमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं? किसी को अगर क्रॉनिक डिजीज़ है ऑलरेडी, उसमें ये ज़्यादा सिवियरिटी आ सकती है? देखिए, किस बंदे ने स्मूथ रिकवरी के साथ डेंगू को फिब्राइल यानी फीवर वाली स्टेज से वापस हो जाना है, और किसने अगली क्रिटिकल स्टेज में जाना है, अच्छा। इसके बारे में 100% किसी की गारंटी नहीं होती कि विद ट्रीटमेंट, विदाउट ट्रीटमेंट, विद इम्यूनिटी, विदाउट इम्यूनिटी को जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कुछ लोगों के क्रिटिकल फेज में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनमें कौन लोग हैं? एक्सट्रीम्स ऑफ एज, 1 साल से कम उम्र के बच्चे या बुजुर्ग, ठीक इसके है। अलावा हामला ख़वातीन, ओके। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी बॉडी इम्यूनिटी हमें पता है किसी वजह से कमज़ोर है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज में है, स्टीरॉइड्स पे है, या कोई ऐसी जोड़ों की दवाइयाँ खा रहे हैं जिनके साथ अपनी जिस्म की मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, या ऐसे लोग जो मल्टी ऑर्गन
इन्वॉल्वमेंट के साथ किसी सिस्टेमिक डिजीज़, इसका मतलब आसान ज़बान में है कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कोई और दवाइयाँ बहुत सारे मसलों के लिए खा रहे हैं, उनके जिस्म में ओवरऑल इस तरह की स्टेज में जाने का चांस ज़्यादा होता है। अच्छा, इस कंडीशन में डॉक्टर साहब कुछ खाने का भी दिल नहीं कर रहा होता और ज़्यादा कहा जाता है कि जनाब आप जूसेस का इस्तेमाल करें, किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए, ख़ासतौर पर जब हम इससे गुजर रहे होते हैं, जब हमें डेंगू हो जाता है तो कहते हैं कि जी गन्ने का जूस पीना चाहिए, अनार का जूस पीना चाहिए, गाजर का जूस पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें पीनी चाहिए, तो ग़िज़ा का कितना इसमें अमल दखल है? देखिए, ग़िज़ा का डेंगू के ठीक होने में बहुत अहम रोल है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट इस तरह का कोरिलेशन नहीं है कि फ़लाँ जूस पीने से, लीमू का रस निचोड़ के सेब के जूस में या पपीते के पत्तों को उबाल के पीने से, इस तरह का कोई लिटरेचर में सपोर्टिव एविडेंस नहीं है। अच्छा, सही। नॉर्मल हेल्दी डाइट जिसमें सारे फल, सारी सब्जियां, सारी दालें शामिल हैं और इजीली डाइजेस्टेबल फूड, क्योंकि वायरल इलनेस है, हम चाहते नहीं है कि मरीज़ बहुत ज़्यादा मूव करे और मरीज़ इस काबिल भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मूव करे, तो हाजमा उसका स्लो होता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि इजीली डाइजेस्टेबल फूड और वो फूड प्लान जो उसने बाकी दिनों में उसको इख्तियार किया होता है उसमें शामिल करना चाहिए, इसे एक्स्ट्रा फ्लूइड थोड़ा सा ओरल फॉर्म में, और उसमें कोई भी कैद नहीं है कि गन्ने का जूस हो या फ़लाँ फल का जूस हो, उसमें सादा पानी हो, रस वाला पानी, और कोई मौसमी फल का जूस अगर वो पीना चाहे तो, लेकिन उसमें डायरेक्ट कोरिलेशन उस पर्टिकुलर फूड से नहीं है, उस लिक्विड की क्वांटिटी से ज़रूर है कि क्योंकि बुखार हो रहा होता है, बहुत सारा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है जिस्म से, तो बहुत सारा पानी स्किन से खारिज हो रहा होता है और जिस्म में पानी की कमी हो रही होती है। इस सूरत हाल में पानी, कोई भी मशरूब जो उसको पसंद है वो पिया जा सकता है, और गन्ने का जूस ख़ास तौर पे ये है कि उसके बारे में थोड़ी सी एक ये है कि गन्ने की रस बनाने वाली मशीन को साफ़ करना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होता, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उसकी सफाई सुथराई के मामला। तो उसकी सफाई सुथराई के मामला अगर ठीक ना हो तो मुंह के ज़रिए जरासीम जो जाने वाले और बीमारियां हैं, जिसमें टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, ई है, तो इस जूस के ज़रिए से कोई सुपर एडिड और इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि होम मेड कोई मशरूब पिया जाए, चाहे वो जूस हो फल का, या सादा स्कंजबीन हो, या ओआरएस वाला पानी हो, या सादा पानी हो, चाय हो, इवन मतलब कि जो आपको हाइड्रेट रखे, आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर ना चले। अच्छा, लेकिन जिन लोगों को अब जैसे शुगर है, जो पेशेंट को शुगर है, उसको डेंगू हो गया, तो फिर वो किस चीज़ का ख्याल जाहिर है उसमें जी शुगर की दवाई तो जारी रखेगा। अच्छा। नंबर 1 सबसे ज़रूरी, सबसे अहम चीज़ ये है कि क्रॉनिक इलनेसेस का एक असूल है कि जब भी कोई एक्यूट एपिसोड आती है, उनकी क्रॉनिक इलनेस जो है, जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, उनकी वो दवाइयाँ कभी भी बंद नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसकी मॉनिटरिंग भी जारी रहती है, और नंबर 3 ये है कि उसकी वो प्रिकॉशंस भी जारी रहती है। मतलब अगर कोई डायबिटिक है तो उसको मीठे फल डेंगू में भी बंद है, उसको मीठे मशरूब डेंगू में भी बंद है, तो इसलिए उसके चॉइस ऑफ फ्लूइड थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन ये है कि वो प्रिंसिपल्स वही रहेंगे मैनेजमेंट के। अच्छा, मतलब उनको फिर भी अपनी शुगर का ख्याल रखना है सबसे पहले, शुगर का ख्याल उसको अनकंट्रोल नहीं होने देना है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि बंदे का एज ए होल इलाज करना होता है। उसकी एक इलनेस को लेके अगर हम उसको ठीक करने की कोशिश में दूसरी चीज़ को ख़राब कर लेंगे तो इसका मकसद क्या होगा कि वो ओवरऑल उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्योंकि मुझे भी डेंगू हुआ था डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रही थी कि बहुत ही ये बुरा एपिसोड होता है, ख़ासतौर पर डेंगू, तो मेरे ख्याल से ना ही किसी को हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें ड्रिप्स बहुत ज़्यादा लगती हैं, डॉक्टर कहते हैं जी ड्रिप्स लगवाएं। क्या ज़्यादा ड्रिप्स लगाने से भी वो ठीक है या नहीं लगवानी चाहिए ज़्यादा ड्रिप्स? देखिए, सबसे पहले सबसे ज़रूरी तो ये है कि बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती। मैं पहले जुमला कहा था, सारी बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको। ड्रिप्स का जहाँ ताल्लुक है, ड्रिप्स किसी मुस्लिम डॉक्टर के मशवरे से लगनी चाहिए। इसके बारे में तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है कि ताकत के नाम पे, एनर्जी के नाम पे, पानी की कमी के नाम पे खुद से ये फैसला करना हमारा इख्तियार ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरे नंबर पे अगर डॉक्टर साहब समझते हैं, मुस्लिम डॉक्टर साहब समझते हैं कि ड्रिप की ज़रूरत है तो ज़रूर लगनी चाहिए। तो उसके लिए स्टेरलाइज सेटअप की ज़रूरत है, और क्योंकि ये एक सिंपल डिहाइड्रेशन को ठीक करते करते हम कोई खुदा न खास्ता कोई और जरासीम, हेपेटाइटिस का या HIV का या कोई और हमारे अंदर ना चला जाए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ड्रिप्स के इंजेक्शंस के कल्चर को डिस्करेज किया जाए। अच्छा। लेकिन डेंगू एक ऐसी इलनेस है जिसमें बाज़ सूरतों में हमें हाइड्रेशन
क्योंकि कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो उसको बरकरार रखते हुए जब मरीज़ परसिस्टेंट वॉमिटिंग कर रहा होता है या उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा होता है या उसकी जिस्म में फालतू पानी इकट्ठा हो रहा होता है पेट में या फेफड़ों में, तो हमें बाद सूरतों में ड्रिप की ज़रूरत होती है। और ड्रिप्स जो हैं वो इस लिहाज से बहुत अच्छी हैं कि फौरी रिलीफ देती हैं। और हमें पता है कि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, डेंगू का एक ख़ास क्रिटिकल फेज़ जिसकी अभी हमने बात की 48 घंटे होते हैं। उस 48 घंटों में सबसे कॉर्नर स्टोन जो है वो है कि कितना पानी अंदर जा रहा है, कितना बाहर निकल रहा है और ब्लड प्रेशर कैसा है। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं कि जो मेजर आपकी डायरेक्शंस को मुतय्यन कर रहे होते हैं कि हमने क्या करना है, मरीज़ किस स्टेबल हो रहा है, ख़राब हो रहा है, खुदा ना खास्ता। तो इसमें ड्रिप्स उस सूरत हाल में जिसमें आप कह रही हैं कि बार बार लगती हैं, वो इसी सूरत में लगती हैं जब ये मरीज़ की हमें फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए मुंह के ज़रिए हमें फ्लूइड देना मुमकिन नहीं रहता। ठीक है, मतलब अगर आप उस तरीके से इनटेक नहीं कर रहे हैं अपने फ्लूइड का, तो फिर आपको ड्रिप्स लगवा लेनी चाहिए। और ये भी आपको अच्छे तरीके से आपका फिजिशियन या डॉक्टर ही बता सकता है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और डेंगू के हवाले से बात कर रहे थे, किस तरह उसकी तशखीस की जा सकती है और किस तरह इससे बचा जा सकता है। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।